हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसका वन शॉट रिवीजन करेंगे और आप लोगों को इस तरीके से ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि जैसे कि अब डॉबर्नियर ट्रेड्स की बात, तो इसमें क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी, जैसे कि ट्रेड्स की डेफिनेशन हो गई, फिर इसके बाद में इन्होंने किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया था। तो आपको बस एक बार इसको अच्छे से रीड आउट करना है। अगर एक बार इन सभी को देख लोगे तो आपका चैप्टर, सच बोल रहा हूँ कि आपका बहुत ही कम टाइम के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखो, एक तो ज्यादा टाइम अगर देंगे तो उसमें क्या होता है कि हम थोड़ा स्ट्रेस हो जाते हैं यार, वो चैप्टर फिर याद नहीं होता। तो क्या करना है आपको, ये सबसे पहले ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसको पहले सुन लो ध्यान से, फिर उसके बाद में ये जो नोट्स मैंने लिख रखे हैं इन नोट्स को जाकर के एक बार जरूर से देख लेना। इनकी जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के इन नोट्स को देख लेना। वहां से क्या होगा, आप लोगों का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आधी एक घंटे के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा। और उसी के साथ में आप लोगों के लिए फिजिक्स के लिए, मतलब पूरी फिजिक्स है उसकी वन शॉट रिवीजन वीडियो अपलोडेड है। तो आप लोग फिजिक्स का पूरा देख लेना कि जिसके अंदर की इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों उसमें है। तो वो आप एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। और उसी के साथ में और भी, जैसे कि अब आपको जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो सभी की एक प्लेलिस्ट के नाम से है क्लास 10th साइंस नोट्स। तो वहां पर आपको सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। फिर वो चाहे से हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन हो, फिर उसके बाद में चाहे से आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हर एक के आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो आप देख सकते हो। तो फिर चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसे। इस चैप्टर को आप लोग ये सोचते हो कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें जो भी क्वेश्चंस है उसको रटना होगा। रटने की जरूरत नहीं, ये पूरे चैप्टर को कहानी की तरह समझो। ये कहानी है कि किस तरीके से जो एलिमेंट्स थे उनको किस तरीके से क्लासीफाई करा, किसने कितने एफर्ट्स डाले, वो उसके बारे में बात है ये पूरी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हर एक चीज को स्पेसिफिक, जैसे कि एक रो और कॉलम में, जैसे कि आप शॉप पर देखते हो कि आपको अगर मान लीजिए कि आपको साबुन चाहिए तो सोप का एक अलग कॉलम रहता है, और अगर आपको डिटर्जेंट चाहिए डिटर्जेंट का अलग रहता है, बिस्किट्स वगैरह चाहिए तो उनका सभी का ऐसे कॉलम रहता है। तो इसी तरीके से जो जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि जो एलिमेंट्स जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं उनको एक ही जगह पर अरेंज कर दिया ताकि जब हम इनके बारे में स्टडी करें तो हम बहुत ही अच्छे से स्टडी कर पाएं। तो ये तो था कि इसको क्यों बनाया गया, कि मतलब क्या जरूरत थी पीरियोडिक टेबल को बनाने की। तो वो यही जरूरत थी कि हम आसानी से सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएं और हम आसानी से इसे पढ़ पाएं। तो फिर अब देखिए, सबसे पहले कितने एलिमेंट्स नोन है, 118 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से 98 जो है वो नेचुरली अकरिंग है और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो है मैन मेड एलिमेंट। तो भैया सबसे पहले ये जो डॉबर्नियर ट्रेड्स आता है, इसमें आप लोगों के डॉबर्नियर ट्रेड्स था जिसको कि डिस्कवर करा गया था 1817 में बाय जॉन वोल्फगैंग डॉबर्नियर। तो देखिए, ये जो साइंटिस्ट होते हैं, आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि इनफैक्ट अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई डॉक्टर या फिर इंजीनियर वगैरह बनना चाहते होंगे, ध्यान से सुनिए कि ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ये साइंटिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी इन्होंने डिस्कवर करा था 1817 में, पता है ये इनकी डिस्कवरी, इसके बाद में जब इनकी डेथ हो गई थी, डेथ होने के बाद में पता लगा कि इन्होंने डिस्कवर किया था। देन फिर इसके बाद पता लगा कि इनकी थ्योरी सही थी। तो क्या होता है कि साइंटिस्ट अपना पूरा पूरा टाइम देते हैं, अपना पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करवाते हैं, फिर भी बहुत ही सालों तक पता नहीं लगता कि उन्होंने किया था। फिर इनके कोई पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं जो इनको ये करवाते हैं, उनके जो रिसर्च पेपर्स थे उनको करा गया, तो फिर उन्हें पता लगा कि हाँ भाई ये सही है। फिर उसके बाद में इनको सम्मान दिया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। इनफैक्ट साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी ये कंडीशन तक होती है कि उनको अपने लिए पैसे नहीं होते, उनके घर खर्चे के लिए पैसे नहीं होते, उनकी कोई इनकम नहीं होती, पर वो इतने ग्रेट साइंटिस्ट निकलते हैं बाद में। जैसे कि फॉर एग्जांपल निकोल टेस्ला ने फैक्ट्रीज तक काम किया था, लेकिन उन्होंने आज जो भी हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उन्हीं की हेल्प से था। तो ये साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी एकदम से लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और एक तरीके से ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। आप लोगों को ये बातें एडिशनल हैं पर जाननी जरूरी है। ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, इनको आगे का पहले पता लग जाता है कि मतलब आगे क्या होगा, फ्यूचर की तरह ये सोचते हैं एक तरीके से, कि इनको ऐसे मान लीजिए कि इनको भगवान आकर के सपने में बताते हैं। ऐसे इन्होंने हर एक जो भी ग्रेट साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था। अभी इसी तरीके से ये जो मेंडलीफ थे, मेंडलीफ के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने पहली प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस तरीके के 4 से 5 एलिमेंट मिलेंगे। तो इसी से ये प्रूव होता है कि उनको ये कुछ ऐसी उनके पास में शक्तियाँ थी जिससे कि वो ये कर पाते थे। तो इससे टॉपिक से अलग नहीं जाते हुए अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये था कि ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू द ग्रुप्स के अंदर इन्होंने डिवाइड करा। और इसका ट्रेड का मीनिंग क्या रहती है, ट्रेड की डेफिनेशन क्या रहती है, इन्होंने ये आइडेंटिफाई करा कि जो सेम ग्रुप्स थे जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे उसी को ही इन्होंने क्या कह दिया, ट्रेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने तो बस एक पहल करी थी
एलिमेंट्स उसी टाइम पर सबको पता थे, 50 से 55 एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे, लेकिन इन्होंने पहल करी इनको अरेंज करने की। फिर इसके बाद में यही थे एक तरीके से फादर, या फिर आप कह लीजिए कि जिन्होंने इसका स्टार्ट करा था, ठीक है। देन फिर इसके बाद में इन्होंने क्या करा कि इनके अकॉर्डिंग मानना ये था कि अगर हम इनको इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में अगर अरेंज करें तो जो बीच वाला एलिमेंट रहेगा उसका इन दोनों को ऐड करके और उसका एवरेज लेंगे तो वो इस बीच वाले का एटॉमिक मास रहेगा। तो ये बस 4 के लिए वैलिड था, इसीलिए इसको हमने हटा दिया। तो आपको इसमें ये बात याद रखनी है कि इन्होंने क्या कहा था कि व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन द ट्रीट्स वर रिटन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास देन द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। देन फिर इसके बाद में चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर इनकी लिमिटेशंस क्या थी। लिमिटेशन यही थी कि बस इसके अंदर 3 ही ट्रेड्स बन पाए और इसके अलावा किसी ने फॉलो नहीं किया, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद में हमारे नए दादा आते हैं जो कि आते हैं न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। तो यहाँ पर जॉन्स न्यूलैंड्स थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1866 में, जब उनकी डेथ हो गई थी, डॉवर्नियर की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद में इन्होंने डिस्कवर किया। इन्होंने क्या करा कि इनका मानना ये था कि जो एलिमेंट्स हैं अगर हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करें तो क्या होता है कि जो जैसे कि हमारे सार मतलब कि सुर होते हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा ध नी, ठीक है, इसके बाद में 8th एलिमेंट के बाद में रिपीट होते। तो इनका भी मानना यही था कि जब हम इनको एटॉमिक मास की फॉर्म में जब अरेंज करेंगे तो क्या होगा कि जो 8th एलिमेंट है और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट करेगी। तो उसी तरीके से इनका मानना ये था कि इन्होंने फिर ये करा कि इन्होंने इस तरीके से अरेंज करा कि पहले 8 एक जगह पर, फिर उसके बाद में जो 8 मतलब कि एक तरीके से 1 से लेकर के 8 तक यहाँ पर आ गए, ये 1 से लेकर के 8 तक यहाँ पर आ गए, तो फिर जो नोवा एलिमेंट है वो आ जाएगा फर्स्ट वाले के नीचे। फिर इसी तरीके से इन्होंने इस तरीके से करके इन्होंने क्लासीफाई किया। ये इनकी अलग से थ्योरी थी, इस टाइम पर इनको भी सम्मान मिला था कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से करा है। इन्होंने बस 56 एलिमेंट्स करे थे और ये स्टार्ट होती थी हाइड्रोजन से और एंड हो जाती थी थ्योरम पर। अब इसकी क्या लिमिटेशन थी, इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये बस एप्लीकेबल था कैल्शियम तक, कैल्शियम के आगे इसको फॉलो नहीं कर सकते थे और इसके अंदर बस 56 एलिमेंट्स थे जो कि काफ़ी कम थे। देन फिर इसके बाद में इन्होंने क्या रहा था कि ही अरेंज 2 एलिमेंट्स इन अ सेम कॉलम एज अ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन विच आर हैविंग वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ये भी इनकी एक लिमिटेशन थी। तो आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, एग्जाम में याद रखने की बात ये है कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इनका क्या लॉ था, किस लॉ के ऊपर इन्होंने बनाया था, और फिर उसके बाद में इनकी लिमिटेशंस क्या थी, और इसके अलावा कोई भी कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तो वो जरूर से याद रखेगा। अब उसके बाद में एंट्री होती है जिनकी बदौलत आज पीरियोडिक टेबल है, वो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये एक तरीके से बापू कह लीजिए, पीरियोडिक टेबल के बापू ही थे, इन्होंने करा था जिसके बेसिस के ऊपर आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ पा रहे हैं। इसके अंदर इनका नाम पूरा था डीमेट्रिक और इवोइक मेंडलीफ। तो यहाँ पर हो सकता है कि मैंने थोड़ा प्रोनाउंस गलत कर दिया हो, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। अब इसके अंदर यहाँ पर ये है कि टेबल जो थी इनके क्या था कि टेबल के अंदर वर्टिकल कॉलम्स थे, इनको इन्होंने ग्रुप्स कहा था, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको पीरियड्स कहा था। ये याद रखना कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। और जो एलिमेंट्स थे जिनकी सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उनको इन्होंने ये कहा कि हम सेम ही ग्रुप में रखेंगे। ये अब मैंने इनको बापू इसलिए कहा था क्योंकि अभी जो ये काम करके गए थे वही हम लोगों ने कराया, बस इसके अंदर एक चीज चेंज करी थी कि जो इनका लॉ था वो था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस। देखिए यहाँ पर ये एटॉमिक मासेस के फंक्शन थे, ना कि यहाँ पर ये किसके फंक्शन थे, हमारे पीरियोडिक नंबर के। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बस मास की जगह पर नंबर कर दो तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो भैया यही थे फादर ऑफ एक तरीके से मेंडलीफ का, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पीरियोडिक टेबल में। देन फिर इनके बाद में इनकी क्या क्या मेरिट्स थी, यहाँ पर इन्होंने जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको एक तरीके से पता था कि आगे जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उन्होंने उसके लिए पहले ही जगह छोड़ दी थी, और ये इन्होंने डिस्कवरी भी प्रेडिक्ट कर दी थी कि यहाँ पर एक बोरोन होगा। तो हमने क्या कर दिया, इका को हटा दिया, बोरोन उसका नाम हो गया, इका एल्यूमिनियम हो गया, तो इका को हटा करके एल्यूमिनियम कर दिया, इका सिलिकॉन कर दिया। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि इनको आके फ्यूचर की प्रेडिक्शन रहती थी। देन फिर इसके बाद जो नोबल गैसेस थी कुड बी प्लेस्ड विदाउट द डिस्टर्बिंग द ऑर्डर। तो नोबल गैस के लिए भी इन्होंने अलग से छोड़ दिया था कि नोबल गैस को भी अगर इनकी टेबल बनेगी तो उसके अंदर अलग से इनके लिए जगह रहेगी। देन फिर इसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें नोबल गैस का ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर? नोबल गैसेस का ग्रुप नंबर क्या है?
ये आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताइए, देखते हैं कि भैया कितने लोग आंसर दे पाते हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कि नोबेल गैस का ग्रुप नंबर कौन सा है। ठीक है, ये जरूर से बात याद रखिएगा। अब इसके बाद में इसकी लिमिटेशंस की अगर बात करें, इनकी टेबल की लिमिटेशन सबसे पहला तो ये था कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फिक्स नहीं थी और पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी। मतलब आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका कि क्या होता है भैया, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका कि जो एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है पर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है, तो उनके लिए क्या जगह नहीं छोड़ी थी। ये कि इनके दो ड्रॉबैक थे। देन फिर इसके बाद में होती है एंट्री लीजेंड की, जिनका नाम था हेनरी मोस्ले, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करा था। ही इज़ द ट्रू लीजेंड। इनके लिए लिखना ज़रूर से बनता है भैया ये ट्रू लीजेंड है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हम ये पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या भैया आप ये इनको बोल रहे हो। देखो भैया इनकी पूरी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है जब जाकर ये कोई रिसर्च कर पाते हैं, और हमारे पास में तो एक पेज भी नहीं है इनकी रिसर्च का। आप तो एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और आप उसके बाद में भूल जाएंगे कि किसने करा था, लेकिन इनकी तो पूरी लाइफ निकल गई थी। इन्होंने कितने रिसर्च पेपर करे होंगे, कितनी बार ये फेल हुए होंगे, कितनी जगह से रिजेक्शन मिले होंगे, तो भैया इनके लिए रेस्पेक्ट मन से होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हेनरी मोस्ले ने क्या किया था, इन्होंने न्यू प्रॉपर्टी दी थी कि जो एटॉमिक नंबर हैं, एटॉमिक नंबर के ऊपर इन्होंने बेसिस करा और इसी के ही इन्होंने बेस मान लिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। अब मॉडर्न पीरियोडिक जो लॉ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक दो तीन बार पूछा जा चुका है, 2017-18 में पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें यह कहा गया था कि इन्होंने कहा था कि जो पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, वो पीरियोडिक फंक्शंस रहती हैं उनके एटॉमिक मास के। देन फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसके अंदर कितने 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको कि ग्रुप्स कहा जाता है, जो कि मैंडलिफ की टेबल में भी था। 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको पीरियड्स कहा जाता है। और जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में रहते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जो एलिमेंट सेम कॉलम में रहते हैं उनके अंदर सेम नंबर ऑफ शेल्स रहते हैं। देन फिर इसके बाद में बात करें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वो आता है पीरियड नंबर। पीरियड नंबर क्या होता है, जैसे कि पीरियड नंबर जो रहता है वो रहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर कितने हैं, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स कितने हैं। अगर मान लीजिए कि हम बात करें कि सेकंड पीरियड के अंदर क्या होगा, तो सेकंड पीरियड का जो रहेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन वो ये रहेगा कि उसके पास में 2 शेल रहेंगे, के और एल शेल रहेगा, तो फिर इसका जो पीरियड हम बोलेंगे वो बोलेंगे सेकंड पीरियड है इसका। इसी तरीके से अगर इसके पास में 3 शेल हैं, के एल एम, तो इसका आंसर आप लोग मेरे को बताइए। बहुत ही आसान है भैया, इसका आंसर बहुत ही आसान है, हर कोई आंसर दे सकता है। आंसर देने की कोशिश करो। 3 सेल हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर ही डेफिनेशन लिखी हुई है कि पीरियोडिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ एटम। तो देखो शेल कितने हैं 3, तो ग्रुप मतलब पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 हो गया इसका करेक्ट आंसर। देन फिर चलते नेक्स्ट की तरफ जो कि है ग्रुप नंबर। अब देखिए आपको बस कॉन्फ़िगरेशन याद करना है और उसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है, वो तो बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर क्या होता है। ये ग्रुप नंबर रहता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब इसके अंदर 2 केस हैं, एक केस है जिसमें 2 से कम इलेक्ट्रॉन है और एक केस है जिसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। जब 2 से कम है तो उसके अंदर तो यही है कि सेम जितने भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि 1 है तो ग्रुप नंबर 1 हो गया, 2 है तो ग्रुप नंबर 2 हो गया। अगर 2 से ज़्यादा होते हैं तो उसके अंदर 10 ऐड कर देना, तो वो हो जाएगा उसका ग्रुप नंबर। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आते VIY, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, इसके बाद में जो आते हैं वो आते हैं VVIP, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इफ़ द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट में या फिर एक्सट्रीम राइट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल रहेंगे। जैसे कि अगर बात करें हमारे ग्रुप नंबर 1 में, ग्रुप नंबर 1 कौन सा रहता है, ग्रुप नंबर 1 जो है वो यहाँ पर है एल्कली मेटल्स का। ठीक है, एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, पानी में डालती है विग्रसली रिएक्शन करते हैं। और फिर उसी तरीके से अगर बात करें ग्रुप नंबर 17 की, तो ग्रुप नंबर 17 भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है जो कि हैलोजन एटम है। और अभी मैं बता देता हूँ कि जो ग्रुप नंबर 18 है, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन से नोबेल गैस है, तो वो है ग्रुप नंबर 18। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन फिर आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एलिमेंट विच आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फिर इसके बाद में मेटेलिक रेडियाई क्या होती है, मेटेलिक रेडियाई होती है कि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 मेटल आयन इन अ मेटल क्रिस्टल। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि आता है वैलेंसी। अब देखिए बुक की डेफिनेशन की माने तो बुक की डेफिनेशन तो ये बोलती है कि कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट को वैलेंसी कहते हैं, लेकिन हम अगर हमारी कॉमन लैंग्वेज में बोले तो वैलेंसी वो होती है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो वो होती है भैया उसकी वैलेंसी। सेकंड वाली डेफिनेशन सही है जो आपको समझने के लिए काफ़ी सही रहेगी। देन फिर इसके बाद में वेरिएशन किस तरीके से रहता है, अगर हम बात करें ग्रुप की
तो ग्रुप के अंदर क्या रहता है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम रहता है। कि मान लीजिए कि अब सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप के अंदर अगर सभी के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर क्या वैलेंसी होगी, क्योंकि ये तो हमारी वैलेंसी होती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हैं तो सेम ही वैलेंसी रहती है एक ग्रुप की। और फिर उसके बाद में वेरिएशन अगर बात करें तो इसके अंदर इंक्रीज होता है। क्या होता है भैया, इसके अंदर सबसे पहले जो वेरिएशन अलोंग अगर पीरियड बात करें तो वैलेंसी इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। जैसे कि पीरियड नंबर 1 एक तरीके से ये यहाँ पर पीरियड के अलोंग इस तरीके से इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर इस पीरियड में जाएंगे तो सबसे पहले 1 होगा, फिर उसके बाद में 2 हुई, फिर उसके बाद में 3 हुई, फिर उसके बाद में 4 हुई, पहले ये इंक्रीज हुई, देन फिर इसके बाद में डिक्रीज हो गई 3 2 1। अब लास्ट के अंदर मैंने पूछा गया कि 18th की क्या होगी, तो 18th का आंसर रहेगा 0 रहेगी वैलेंस। ये याद रखना कि नोबल गैस किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, उनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट रहता है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि आता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखिए मेटल्स कौन से हैं, ग्रुप नंबर 1 से लेकर के 12 तक जो हैं वो सभी मेटल्स हैं, और ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक क्या है, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं और मेटेलॉइड्स हैं और नोबल गैसेस आती हैं इसमें। अब बात करें मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलिक वो होते हैं जो कि मतलब कि उनकी टेंडेंसी क्या है कि वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो उसको तो बोल देंगे मेटेलिक कैरेक्टर। और जो टेंडेंसी रहती है गेन इलेक्ट्रॉन की वो होता है उनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब इनके ट्रेंड क्या है भैया, मेटेलिक जो कैरेक्टर है उसका ट्रेंड ये है कि जब हम पीरियड के अलोंग चलेंगे तो वो डिक्रीज होगा, और जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो इंक्रीज होगा। दोनों में से कोई सा भी एक याद कर लो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इस तरीके से आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आप लोग के टर्म 2 के सैंपल पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, और उसी के साथ में आप लोग के जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नोट्स वगैरह सब कुछ अपलोड कर दिए, वो जरूर से चेकआउट कर लेना, और टर्म 2 के सैंपल पेपर देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।